नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला बाय कुंदन सर के इस ऐतिहासिक मंच पर, जहां हम इतिहास को न केवल पढ़ते हैं बल्कि समझते भी हैं विस्तार से, प्रमाणों के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के उत्तर चरण लेटर मेडिवल इंडिया की गहन यात्रा। इस भाग में हम जानेंगे कैसे मुस्लिम सत्ता ने पहली बार भारत में स्थायी शासन की नींव रखी और कैसा था भारत का वह युग जब गुलाम भी सुल्तान बने। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के उदय और गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी की। तो चलिए इतिहास की इस दिलचस्प परत को खोलते हैं। 12वीं शताब्दी में भारत उत्तर पश्चिमी आक्रमणों की चपेट में था। मोहम्मद गोरी ने 1191 के प्रथम और 1192 के द्वितीय तराइन युद्धों में पृथ्वीराज चौहान को हराया। गोरी ने लाहौर, दिल्ली, अजमेर आदि पर अधिकार किया और अपने सबसे विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सूबेदार बनाया। जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया। यहीं से दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत होती है। एक नई सत्ता, एक नया युग। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक और प्रारंभिक शासक मूलतः तुर्क गुलाम थे। यह वंश शासन में अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क मूल का एक गुलाम जिसे गोरी ने गोद लिया और उच्च पदों तक पहुंचाया, लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वह उदारता से धनदान करता था। राजधानी लाहौर, स्थापत्य योगदान, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब परिसर दिल्ली और कुतुब मीनार की नींव रखी कोई संगठित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना सका। घुड़सवारी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु। आराम शाह, जिन्होंने 1210 से 1211 तक शासन किया, ऐबक का बेटा लेकिन योग्य नहीं था। 1 वर्ष में ही सत्ता से हटा दिया गया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से 1236 तक शासन किया, गुलाम से सुल्तान बने और मोहम्मद गोरी का भी दास रह चुके थे। वास्तव में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक वही थे। 1229 में खलीफा से वैधता प्राप्त की, जिससे धार्मिक और राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुआ। उन्होंने चालीसा या टर्कनाई चिहालगानी नामक 40 तुर्क अमीरों का एक विशेष प्रशासनिक निकाय स्थापित किया। शासन को प्रशासनिक रूप से संगठित किया और टंका, जो चांदी की मुद्रा थी, और जीटल, जो तांबे की मुद्रा थी, चलाई। मंगोलों से उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित किया और स्थापत्य में योगदान देते हुए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश की पुत्री, भारत की पहली और अकेली मुस्लिम महिला सुल्तान। योग्य परंतु दरबार के तुर्क अमीर महिला शासन को स्वीकार नहीं कर सके। हब्सीदास याकूत के साथ निकटता की अफवाहों के चलते राजनीतिक विरोध बढ़ा, अंततः पराजय और हत्या, लेकिन वह एक सशक्त महिला नेतृत्व का प्रतीक बन गई। नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन 1246 से 1287 तक। नासिरुद्दीन केवल नाम मात्र का शासक था, असली सत्ता बलबन के हाथों में थी। बलबन 1266 से 1287 तक। कठोर शासक, न्याय हेतु तलवार की नीति, दरबार में सिजदा यानी प्रणाम और पायबोस यानी पांव चूमना जैसी परंपराओं की शुरुआत। तुर्क गायना यानी चालीसा को खत्म कर दरबारी शक्ति को केंद्रीकृत किया। मंगोलों के विरुद्ध सीमा रक्षा को सुदृढ़ किया। दिल्ली को शाही गरिमा दी। सुल्तान ईश्वर की छाया है की अवधारणा स्थापित की। पुत्र मोहिउद्दीन की मृत्यु से दुखी होकर शोक में डूबा रहा। अंतिम चरण कैकुबाद आदि 1287 से 1290 तक। बलबन के बाद सत्ता कमजोर हाथों में चली गई। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सत्ता हथिया ली। यहीं से खिलजी वंश का उदय हुआ। तो दोस्तों, गुलाम वंश का काल एक ऐसा दौर था जब दासों ने शासन की चोटी को छुआ, प्रशासन की नींव रखी और भारत की राजनीतिक सांस्कृतिक संरचना को नया आकार दिया। चाहे कुतुब मीनार हो या इल्तुतमिश की मुद्रा प्रणाली, चाहे रजिया का नेतृत्व हो या बलबन की शक्ति नीति, हर पहलू इस वंश की विविधता और संघर्षों की गाथा कहता है। यदि आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो
तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़िए https://t.me/education वाला विकुंडन से। और हाँ, अगले वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, जिसमें आए अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली शासक तब तक। पढ़ते रहिए, इतिहास से सीखते रहिए। धन्यवाद।